हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपको लिए CSIR नेट लाइफ साइंस 2019 पार्ट ए का जो है आपका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग PYQ सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। ICMR का ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर रहे थे और अब हम लोग CSIR DBT और UGC नेट का भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग एक एक करके PYQ क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। अगर नीट से भी जुड़े कुछ विद्यार्थी हैं या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन बनाए तो उनके लिए वीडियोज और PYQ क्वेश्चन सारी चीज़ अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे, तो वो लोग भी जुड़ जाएं अगर वो प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो प्रिपरेशन करने हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है, इन अ बैक्टीरियल सेल अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एट रैंडम लोकेशन इन द साइटोप्लाज्म। The protein has to reach one pole of the cell for its appropriate function. The protein reaches the pole by। अब देखिए होता क्या है कि जनरली जब आप बात यहाँ पे ध्यान दीजिए बैक्टीरियल सेल को, ये बैक्टीरियल सेल दैट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, प्रोटीन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर टारगेट लगाया जाता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है कि प्रोटीन का रैंडम मूवमेंट होता है और रैंडम मूवमेंट के द्वारा ही वो एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक जाते हैं। यही डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कि उनके पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो होता है वो आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है, जिसके कारण उनकी जो टारगेटिंग होती है प्रोटीन्स की वो रैंडम टारगेटिंग होती है। वो रैंडम मूवमेंट के थ्रू एक सेल से मतलब एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा रैंडम मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ प्रीशियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 पीसेज हैविंग वेट इन द प्रोपोर्शन 1:2:3:4। The value of such a stone is proportional to the square of its weight। ध्यान दीजिएगा, the value of such a stone is proportional to the square of its weight। What is the percent loss in the value incurred due to breaking। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस टोटल को ध्यान दीजिए, टोटल को हम लोग मान लीजिए कि इसको 1x + 2x + 3x + 4x करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10x मिलेगा। क्या मिलेगा 10x मिलेगा। अब इस 10x को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 10x को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 100x² मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब ये क्या है आपका, ये जो टूटने से पहले का मास है, क्या है, टूटने से पहले का मास है स्क्वायर के फॉर्म में। जब वो सॉलिड फॉर्म में अभी ब्रेक नहीं हुआ था। अब टूटने के बाद कह रहा है कि क्या लॉस होगा, तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर देखेंगे। जब 1x का आप स्क्वायर करेंगे तो 1x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x², 3 का x का स्क्वायर करेंगे 9x² और 4 का करेंगे तो 16x²। इस सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपको आएगा 30x²। तो पहले कितना था 100x², अब टूटने के बाद टोटल कितना हो गया 30x²। तो इसमें से अगर आप 30x² को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 70x²। यानी कि टोटल लॉस आपका कितना हुआ 70 हुआ। ध्यान दे रहे हैं, टोटल पहले कितना था 100, टूटने के बाद कितना हो गया 30, तो टोटल लॉस कितना हुआ 70। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास इज गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, अभी ग्रेड है ABCD और फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन नंबर नहीं है, नंबर का जो क्या है फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। अब ध्यान दीजिए, लीस्ट अगर देखा जाए तो 0.1 ही होगा। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन है और पॉपुलेशन होगा तो हमें हमेशा जो होगा होल नंबर होगा, कभी भी इंटीजर में नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 0.2, जो कि नहीं होगा। 8 से करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 10 से अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा। 0.1 में हम लोग 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन क्या होगा 10 होगा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है
The 9 numbers are in ascending order. Their average m is strictly greater than all the first 8 numbers. Which of the following is true? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x1 से लेकर के x9 तक है, इसका जब एवरेज निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, m मिलता है। और ये m जो है शुरू के 8 नंबरों यानी कि x9 को छोड़ करके x1 to x8 से बड़ा है, x9 से बड़ा नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन ऑल द फर्स्ट 8 नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 3 3 6 4 10 5 15 6 7 कितना है, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, टोटल नंबर कितना है 3 4 7, यानी कि 28/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलिए इसको आप x1 के आधार पे मान लीजिए कि ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। चलिए अब इसका जब हमने एवरेज लिया तो क्या मिला हमको, 4 मिला। 4 को मान लीजिए कि ये m है, फॉर एग्जाम्पल के तहत बात कर रहे हैं, फिर आपको ध्यान दीजिए। अब ये देखिए ऑप्शन समझिए, कह रहा है एवरेज x1 x2 x9 m इज मोर देन m एंड एवरेज ऑफ x2 x3 x9 इज मोर देन m। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर x1 इसमें अगर जो इसमें अगर हम m को भी जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 भी जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक 1 जुड़ जाएगा, मतलब एक नंबर और जुड़ जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू एक बढ़ गया। एवरेज जब लेते हैं तो n का वैल्यू लेते हैं, तो n का वैल्यू एक बढ़ गया, तो ये 28 + 4 यानी कि 32 हो जाएगा, और नीचे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि m को ऊपर में ऐड करने पर एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, m का m ही रह जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ये x1 to x9 फिर उसमें m इज लेस देन, ये भी गलत है क्योंकि इक्वल टू होगा। चलिए यहाँ आ जाइए, कह रहा है एवरेज x1 to x9 प्लस m इजकल टू m, ठीक है, एंड एवरेज, तो ये आपका यही आपका आंसर जो है मिल गया। तो आपका एवरेज जो होगा वो आप चाहे उसमें m ऐड कर दीजिए, तो m जब आप ऊपर कीजिएगा ऐड तो नीचे भी n का वैल्यू बढ़ जाएगा 1, तो इसलिए ये इजकल टू m ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स वोमेन, मदर एंड ह्यूमन बींग। अब देखिए ह्यूमन बींग, वोमेन क्या है, पहले वोमेन है, सॉरी ठीक है, पहले वोमेन है, उसके बाद वो क्या बनती है, मदर बनती है, और ये दोनों क्या है, एक ह्यूमन बींग है। तो इसको अगर हम वुमेन मान लें और इसको हम मदर मान लें और इसको ह्यूमन बींग मान लें, तो ये क्या आंसर सही नहीं होगा, सही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अलग। अगर इसको वुमेन मानते हैं तो ये इससे अलग हो गया, ह्यूमन अलग हो गया और मदर अलग हो गई, तो क्या मदर ह्यूमन नहीं है, तो है ना, ये एक दूसरे को कनेक्टेड दिखा रहे हैं लेकिन होल नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे वुमेन, मदर एंड ह्यूमन बींग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि अ बॉय एंड अ गर्ल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द मोस्ट वन इज करेक्ट। द वन इन अ वाइट शर्ट, द वन इन अ वाइट शर्ट बोल रहा है कि सेज आई एम अ गर्ल, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड वन इन अ ब्लू शर्ट सेज आई एम अ बॉय, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको कहना है कि विच वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट, इसमें आप कैसे पता करेंगे कौन सही है कौन गलत है, उसमें भी बोल रहे हैं मोस्ट करेक्ट। तो इसमें जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट 1 and 2 कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, ठीक है, क्योंकि आप नहीं बोलते कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। चलिए कह रहा है हाउ मेनी क्वाड्रेटेरियर्स डज द फॉलोइंग फिगर्स है। चलिए अब गिन लेते हैं, पहले छोटे वाले से गिनना शुरू करते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ओके, कोई दिक्कत। दूसरा अब ये तो हो गया 7, अब ये मान लीजिए एक ये हो गया, 1 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। फिर ऐसे गिन लीजिए 1, फिर ये 2, फिर ये आपका 3,
फिर ये आपका 4, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये ऐसा लंबवत, एक ये 1 और फिर ये 1 2, फिर 2 हो जाएगा, और फिर ये बड़ा वाला 2 टोटल कितना हो गया? 7 4 11, 4 15, 2 18 और 2 20, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 12 बॉल्स, 3 ईच ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो आर पुट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें कितने बॉल हैं? 12 हैं। कौन कौन से कलर के बॉल हैं? रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, ठीक है। इफ 3 balls are picked at random without replacement, the probability that all the 3 balls are of the same color is। अब कह रहा है कि 3 बार हमें पिक करना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों बॉल जो है सेम कलर के आए, ठीक है। तो पहली बार जब हमने पिक किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12, क्योंकि 12 में से एक हमको मिल रहा है, तो 1 चाहे वो किसी भी कलर का हो तो 1/12। अब जब हमने एक इसमें पिक कर ली तो इसमें बचा कितना? 11, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/11। अब जब दूसरी हमने निकाल ली तो तीसरी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/10, ठीक है, 1/10। ध्यान दीजिएगा, अब हमें रैंडमली पिक करना है 3 बार, तो ध्यान दीजिएगा, तो 1/10, 1/11 एंड 1/12। अब इसमें आप जब गुना कीजिएगा 110, कितने हैं? तो कलर हैं आपके 4, तो 1/220 प्लस 1/220 प्लस 1/220, 4 बार करेंगे तो 4/220, तो ये हो जाएगा आपका 1/55, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हमने थोड़ा शॉर्ट में कम किया है। यहाँ पे एक्चुअली 3/12 होगा, क्योंकि तीसरा बॉल, फिर 2/11 होगा और ये फिर 1/10 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/12 और 2/11 एंड 1/10। तो इसको फाइनली आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1/20, 220, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम एलियंस ऑब्जर्व दैट रूस्टर्स कॉल बिफोर सनराइज एवरी डे, having no other information about roosters and sunrises, which of the following inference would not be valid? क्या कह रहा है? which of the following inference would not be valid, ठीक है। इधर का हम देख रहे हैं कि क्या है? ऑब्जर्व दैट रूस्टर्स कॉल बिफोर सनराइज एवरी डे, ठीक है। और दूसरा क्या है? हैविंग नो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रूस्टर एंड सनराइजेज। तो सनराइजेज और रूस्टर के बारे में दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंस्टीड ऑफ डैट, ठीक है। चलिए अब बात आती है रूस्टर्स कॉल एंड सनराइजेज में भी, रूस्टर्स कॉल्ड एंड सनराइजेज में भी ये नहीं होगा, ठीक है, ये पहला कट जाएगा। कह रहा है बोथ में बी ट्रिगर्ड बाय अ कॉमन कॉज, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या रहा है? सम ऑब्जर्व दैट रूस्टर्स कॉल बिफोर सनराइजेज एवरी डे, तो सनराइजेज के टाइम पे अगर बात होती तो दूसरा होता, तो बिफोर सनराइजेज बात हो रही है, तो यहाँ पे जो होगा ये आपका जो है वो आपका नॉट वैलिड आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 21 लीटर ऑफ वाटर इन अ टैंक इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब कह रहा है कि 21 लीटर वाटर है, इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, जो 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं तो 7 7 7 होगा। कह रहा है आप डिवाइड को, आप उसको कैसे डिवाइड करना है, किस चीज़ से? आपके पास डिवाइड करने के लिए 5, 8 और 12 लीटर की कैपेसिटी का केन अवेलेबल है, उसी से डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर नीडेड टू अचीव इट, कैसे होगा? अब देखिए सबसे पहले हम मैक्सिमम लीटर का केन उठाना चाहिए हम लोगों को इस केस में, तो 12 अगर पहले उठाएंगे तो 12, रेस्ट कितना बचा? 9, ठीक। चलिए रेस्ट क्या बचा? 9। तो अब पहला ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं तो हम यहाँ ध्यान दीजिए 12 में से अगर हम 5 निकाल दें, मतलब पहला ट्रांसफ़र यहाँ पे करते हैं, 12 में से 5 निकाल दें, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांसफ़र, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह गया? 7।
तो पहला हमको क्वांटिटी मिल गया एक, यहाँ पे जो हमने बोला था। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इस 9 में से फिर 5 से इधर डालेंगे, तो 5 + 5 यहाँ कितना हो गया 10, दूसरा ट्रांसफ़र। यहाँ कितना बच गया रिमेनिंग 4, ठीक है। अब इस 10 में से तीसरा ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे, 10 में से 8 लीटर वाला तीसरा ट्रांसफ़र, 8 यहाँ पे डाल देंगे, तो 4 + 8 यहाँ पे अब हो जाएगा कितना 12, कितना हो जाएगा 12, तीसरा ट्रांसफ़र। अब 12 में से अगर फिर 5 वाला हम यूज कर, अब हाँ, और यहाँ कितना बच गया हमारा 2, तो अगर 5 वाला हम फिर से यूज करते हैं यानी कि चौथा ट्रांसफ़र, तो 12 में से 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, और इस 12 में से 5 गया तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो टोटल मिनिमम ट्रांसफ़र हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हाँ ठीक है, तो टोटल मिनिमम ट्रांसफर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। चलिए, ऑफ 4 एजेंट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, 4 एजेंट हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। 3 हैव टू बी सेंट टुगेदर ऑन अ मिशन, एक मिशन है जिसपे कम से कम 3 लोगों को भेजना है। अब बात आ रही है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा कैन नॉट गो टुगेदर, यानी कि अल्फ़ा और बीटा यानी कि ए और ये नहीं जा सकते, कैन नॉट गो टुगेदर। बीटा एंड गामा कैन नॉट गो टुगेदर, बीटा एंड गामा कैन नॉट गो टुगेदर। उसके बाद है गामा एंड डेल्टा, यानी कि ये और ये साथ नहीं जा सकते। तो बात आती है कि जब ये इस कंडीशन का बात है तो वो 3 कौन से होंगे जो साथ जाना चाहेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है एनी 3 एजेंट्स कैन बी सेंट, 3 को कैसे आप चुनिएगा, ये इसके साथ नहीं जाना चाहता, ये इसके साथ नहीं जाना चाहता, ये इसके साथ नहीं जाना, तो अल्फा डेल्टा मान लीजिए कि अल्फा और डेल्टा को आप उठा लेते हैं। अब इसके साथ आप किसको रखिएगा, गामा को रखिएगा तो डेल्टा नहीं जाना चाहता है, बीटा को रखिएगा तो ये अल्फा के साथ नहीं जाना चाहता है। चलिए, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा कह रहा है अल्फा एंड डेल्टा और इन दोनों में से कोई भी, तो अभी हमने समझाया कि ये नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बीटा गामा एंड बीटा गामा, ठीक है, तो बीटा गामा तो ऐसे ही नहीं जाना चाहता है, बीटा गामा के साथ तो ऐसे ही नहीं जाना चाहता, तो ये भी कट गया, यानी कि मिशन क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब है एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड बाई एक्सक्लूडिंग 4 आइडेंटिकल कॉर्नर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके 4 कोनों को 10 बाई 10 के हिसाब से काट दिया गया है और इसका टोटल क्या है 40 सेंटीमीटर है। अब इससे एक बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स बनाया गया तो उस बॉक्स की कैपेसिटी क्या होगी। अब देखिए, ये हो गया इसकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। इधर से अब टोटल इसका लेंथ कितना था 40 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 काट दिया गया, इधर से भी 10 काट दिया, तो बचा कितना 20। सेम थिंग यहाँ पे होगा, इधर से भी 10 कट गया इधर, तो बचा कितना 20। तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ भी हो गई 20 और विड्थ भी हो गया 20। हाइट कितना हो जाएगा, जब इसको हम खड़ा करेंगे बॉक्स बनाने के लिए, दोनों तरफ से खड़ा करेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा 10, और कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी कि 20 गुना 20 गुना 10, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 4000 सेंटीमीटर क्यूब, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का 50 है तो 2 का पावर 5 होल हो जाएगा आपका 10। इसको 5 जब ये होल हटेगा तो ये 5 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर 50 ऐसे ही हो जाएगा। चलिए, वैसे ही 3 को भी लिख सकते हैं, का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10। वैसे ही 4 को लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, और 5 का पावर आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 10। अब लार्जेस्ट हमको देखना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 का पावर 10, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 81 का पावर 10, ठीक है। ये आपको हो जाएगा सबका पावर इक्वल हो जाएगा, और नीचे जो भी वैल्यू ज़्यादा होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, ये हो जाएगा 64 का पावर 10, और ये हो जाएगा 25 का पावर 10।
तो सबका पावर अब सेम हो गया, इक्वल हो गया। 10 का पावर 10, 81 का पावर 10, 81 किसका है 3 वाले का, 25 का पावर 10, 25 कितना है 5 वाले का, और 64 का पावर 10 ये किसका है 4 वाले का। तो सबसे ज़्यादा कौन है 81 का पावर 10, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 30। A monkey climb a tree to eat fruits. The amount of energy gained from eating fruits and the energy spent in climbing on the different branches have a relationship shown in the figure. इतनी कहानी का सिर्फ एक ही सार है कि आपका जो एनर्जी गेन हो रहा है और एनर्जी जो स्पेंड हो रहा है उसका मैक्सिमम किस पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी गेन टू एनर्जी स्पेंड विल बी मैक्सिमम। तो देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी गेन ज़्यादा हो और उस सेम टाइम पे एनर्जी स्पेंड जो है वो कम हो। तो ये ग्राफ हम आपको बताएगा कि कहाँ पे एनर्जी स्पेंड एनर्जी गेन के कंपैरिजन में कम हो रहा है। तो ध्यान दीजिए ये जो आपका मैक्सिमम स्लोपिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम यहाँ पे करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी स्पेंट जो है बाकी रीजन की अपेक्षा कम है, लेकिन सेम पॉइंट पे अब देखिए अगर इससे आगे आप जाते हैं तो आगे जाने पे क्या होगा, एनर्जी गेन बहुत कम होगा लेकिन एनर्जी स्पेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो आपका आंसर यही होगा कि मैक्सिमम पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम। तो वहाँ पे आपका जो रेशियो होगा एनर्जी गेन टू एनर्जी स्पेंड वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर 10 टाइम्स। मतलब एक सिलेंडर है इसको 10 बार जो है मेजर किया जा रहा है और 10 बार मेजर करने पे आपको 10 अलग अलग वैल्यू आपको मिल रहे हैं। फॉर दिस सेट ऑफ द वैल्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है 5 ऑफ दिस वैल्यू विल लाई एबव द मीन एंड 5 बिलो इट। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि मीन से 5 वैल्यू ज़्यादा और 5 वैल्यू कम ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मीन जो होता है वो आपको इस 10 वैल्यू पे ही निकल जाएगा। तो 11वें वैल्यू का आने का कोई चांस नहीं, वो मीडियन में आता है। तो मीन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरा कह रहा है 5 ऑफ दिस वैल्यू विल बी लाई एबव द मीडियन एंड 5 बिलो इट। ये सही होगा क्योंकि मीडियन जब आप निकालिएगा तो ये n+1/2 के हिसाब से निकलेगा, तो है ना। तो जो मीडियन आएगा वो 4th और 5th और 6th के बीच में आएगा। तो जो मीडियन 5th और 6th के बीच में, जैसे मान लीजिए 10 है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको खड़ा कीजिए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9 और 10। तो आपका जो मीडियन आएगा ये इसके बीच में आएगा, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आएगा तो 5 इससे कम हुआ और 5 इससे ज़्यादा हुआ। तो ये आपका जो ऑप्शन है बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 1 वैल्यू विल बी लाई एबव द मीन। ये सही होगा कि अगर आप मीन निकाल रहे हैं किसी वैल्यू का तो उसमें कम से कम एक वैल्यू होगा, एक से ज़्यादा भी एक वैल्यू होगा जो आपका मीन वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला है एटलीस्ट 1 वैल्यू विल बी लाई एट द मीडियन। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये ऑड नंबर होता तो आप बोल सकते थे कि एटलीस्ट 1 वैल्यू लाई एट द मीडियन। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा 6 और 7 के बीच में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ये जो होगा ये बी एंड सी के हिसाब से सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किल ओ इज द सेंटर, इन द गिवन सर्किल ओ इज द सेंटर, क्वेश्चन पी ए ओ, ठीक है, और 40 डिग्री एंड पी बी क्यू 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ ए ओ 30, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सेंटर बनाइएगा तो आपको पता है कि ये जो पूरा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो पूरा 360 डिग्री होता है, तो आपको अगर ये निकालना हो, ये वाला एंगल निकालना हो, यानी कि ये ओ, तो आप इसको कैसे निकालिएगा 360 माइनस 220 यानी कि 140। अब देखिए अब इस यहाँ से आपका ये जो ज्योमेट्रिकल रूल है कि यहाँ से आप जिस कर्व में भी आप लाइन खींचेंगे उसमें लाइन जो होगा वो इसका आधा होगा। जैसे ये जो होगा ये भी 70 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं सेम साइड पे तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये भी आपका 70 डिग्री होगा। तो आपका ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये आपका एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। चल, अ कैनाल सिस्टम इज शोन इन द फिगर। इसमें है कि
कह रहा है कि वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी थ्रू द चैनल्स गेट G1 एंड G2 आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, टू रेगुलेट द फ्लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 to be open is 10% while the G2 is 20%. The probability that water will flow from A to B. अब देखिए, अब चूंकि ये इंडिपेंडेंटली है तो ये 3 कंडीशन इसमें हो सकते हैं. 3 कंडीशन क्या हो सकता है कि एक बार में आपका A खुले, दूसरे बार में आपका B खुले और तीसरे बार में दोनों आपका साथ खुले. तो दोनों आपका साथ खुले तो तीनों के लिए 3 वैल्यू हो जाएगा. तो इसमें से तीनों में से कोई 10% भी 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर दोनों साथ खुलता है तो 10% भी हो सकता है, बी के लिए अलग हो जाएगा, ये के लिए अलग. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते थे इसको, चूंकि बात हो रही है कि आप अगर रेगुलेट कर रहे हैं इसको तो आप इंडिपेंडेंटली कैसे रेगुलेटेड फॉर्म में होता टू रेगुलेट द फ्लो, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली टू रेगुलेट द फ्लो. तो ये इस कंडीशन में आपका ये आंसर वेरी कर सकता है. तो इस क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि ICMR क्लेम कर सकता है. तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ये अलग अलग कंडीशन में वेरी कर सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन है, अ लॉन्ग रिम ऑफ पेपर थिकनेस T इज रोल्ड टाइटली. As the roll becomes larger, the length of the paper wrapped in one turn exceed the length of the previous turn by. अब ध्यान दीजिए, एक रोल है, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका थिकनेस क्या है, T है. इस रोल का जो है वो थिकनेस क्या है, T है. तो आपका अगर इसमें से हम यहाँ सेंटर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है. तो अब 2 पाई R, यहाँ अगर इस सर्कमस्टांसेस को ले रहे हैं तो 2 पाई R प्लस T, और ये अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 2 पाई R. तो अगर 2 पाई R में से 2 पाई R प्लस T, सॉरी R प्लस T माइनस 2 पाई R, तो ये हो जाएगा 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R प्लस 2 पाई T माइनस 2 पाई R. 2 पाई R कट गया, यानी कि 2 पाई T आपका जो होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. अ पॉइंट A ऑन अ व्हील ऑफ रेडियस R टचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन at a point P. It rolls without slipping. It will till A is the highest position in the first turn. What is the final distance? अब देखिए, इस रोल को घूम करके यहाँ तक आने, मतलब ए पोजीशन को यहाँ तक आने में इसको नीचे जो है कितना घूमना पड़ रहा है यहाँ से, यानी कि आधी दूरी, यानी कि ये जो दूरी हो जाएगी वो 2 पाई R की आधी हो जाएगी, ठीक है. और ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रेडियस है तो R और इधर भी R, यानी कि 2R. तो आपको डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ आने का डिस्टेंस हमको निकालना है. तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट. तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका रूट अंडर जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो पाई R, तो पाई R का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, तो रूट अंडर आपका पाई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर, R का वैल्यू आप निकाल लें, आपका जो R आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 R स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है. तो यानी कि आपका तीसरा नंबर जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम लोग वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. आगे हम लोग UGC नेट, DVT और ICMR CSIR का भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे. इसके अलावा पार्ट A के साथ साथ हम लोग पार्ट B और पार्ट C का भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे. तो अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन 1 by 1 आप तक पहुँचता रहेगा. थैंक यू सो मच.